नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन व्यक्ति होता है, कैसी इसकी नियुक्ति होती है, क्या इसकी शक्तियां हैं, क्या कार्य है, ये सारा चीज़ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके नाम में ही कुछ इसकी परिभाषा ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक यानी किसी न किसी प्रकार का ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। किस पे कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हम आगे देखेंगे। और महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा होती है, लेखा परीक्षा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम ऑडिट। तो लेखा परीक्षक क्या हो गया, ऑडिटर। तो ये ऑडिटर है और एक प्रकार से कंट्रोल करता है। किस प्रकार कंट्रोल करता है, किस पे कंट्रोल करता है, वो हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम हमारे टैक्स देने से। हम सरकार को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आयकर के रूप में दे रहे हैं, जीएसटी के रूप में दे रहे हैं। वो टैक्स जाके कहाँ जमा होता है, भारत सरकार की संचित निधि में। टैक्स भारत सरकार की संचित निधि में चला गया। अब उस रुपये को कौन निकालती है, जो हमारी कार्यपालिका है। अब देश को विकास कार्यों में धन की आवश्यकता होती है, तो वो भारत की संचित निधि से धन निकालती है। धन निकालने के क्या किया जाता है, धन निकालने के लिए लाया जाता है विनियोग विधेयक, जिसको संसद में अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। संसद में पारित होगा तभी हम भारत सरकार की संचित निधि से कार्यपालिका है वो धन निकाल सकती है। अब कार्यपालिका ने धन निकाल लिया क्योंकि लोकसभा में उसका बहुमत है। इसके बाद इसको वो क्या करती है, विकास कार्यों में लगाती है। अब धन निकालने पर नियंत्रण किसका हो गया, संसद का हो गया, कि अगर संसद बहुमत से विनियोग विधेयक पारित करेगी तभी वो सरकार है, कार्यपालिका है, वो धन निकाल पाएगी। लेकिन अगर एक बार वो धन कार्यपालिका के हाथों में आ गया तो वो किस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन कर रही है विकास कार्यों में, क्या वो किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं बरत रही है, उसका अपव्यय तो नहीं कर रही है, इस पर अब कंट्रोल कैसे किया जाए। इस पर कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये क्या करता है, ये जो सरकार है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके खर्चों की दिनों धीरे उसके खर्चों की जांच करता है और उसको राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है। वो फिर इसको सदन में रखवाते हैं, राष्ट्रपति इसको संसद में रखवाते हैं, राज्यपाल इसको विधानमंडलों में रखवाते हैं, और फिर इस पर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा होती है कि सरकार जो जनता का पैसा है टैक्स के रूप में कलेक्ट हो रहा है उसको किस प्रकार से बरत रही है, कहीं वो उसमें लापरवाही तो नहीं कर रही, सही जगह तो पैसे का उपयोग हो रहा है ना। जो जरूरी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा पैसा लगना चाहिए, जो कम जरूरी है उन पर कम लगने चाहिए। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाती है जब कैग अपने जो कर्तव्यों का निर्वहन है वो निष्पक्षतापूर्ण और पारदर्शी तरीके से करता है। तो इसके लिए इसका हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 148 से 151 तक। अब ये हमारे संविधान में दिया गया है, इसका मतलब ये एक संवैधानिक निकाय है। तो अनुच्छेद 148 में क्या है कि कैग का प्रावधान है और संविधान में स्थापित है कि एक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तब तक उसका कार्यकाल होगा। अगर उसको पद से हटाना है तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाई जाती है, यानी संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से उसको पारित करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग। यह उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है ताकि उस पर कार्यपालिका का दबाव बिल्कुल भी ना रहे। अब है अनुच्छेद 149। 148 में क्या हो गई, नियुक्ति हो गई, कार्यकाल हो गई, पद से हटाना हो गया। 149 में इसके कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख है और संसद को यह अधिकार दिया है कि वो अधिनियम बना करके, विधि बना करके इसके शक्तियों और कार्यों को और ज़्यादा स्पष्टता से बता सकती है। संसद को अधिकार है कि कानून द्वारा सीएजी के कर्तव्यों को और स्पष्ट करें, और ऐसा कानून 1971 में बनाया गया। 1976 में इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया। 1976 से पहले क्या होता था कि जो कैग है वो लेखा जोखा भी रखता था
और जांच भी करता था भारत सरकार राज्य सरकारों की जो खर्चे हैं उनकी। लेकिन 1976 में इसको जो लेखा जोखा बनाना है, लेखा जोखा रखना है, वो इसके कार्यों से हटा दिया गया। ये दूसरे जो स्वतंत्र ऑडिटर हैं उनको दे दिया गया और इसकी सिर्फ लेखाओं को जांच करने का कार्य है वो रह गया, जिससे ये और अपना कार्य है वो प्रभावी तरीके से कर सके। अब लेखे जोखे हैं वो जो दूसरे सीए वगैरह हैं, ऑडिटर हैं, वो बनाते हैं और ये उनकी सिर्फ जांच करते हैं। 1950 में कि लेखा जोखों को किस प्रारूप में बनाना है, इसकी सलाह सीएजी राष्ट्रपति को देंगे। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ये है 150 में। 148 में नियुक्ति कार्यकाल, 149 में शक्तियां और कर्तव्य, 150 में फॉर्म ऑफ अकाउंट यानी लेखों का प्रारूप, और ये सीएजी की सलाह से किया जाएगा, सीएजी ही सलाह देंगे। 151 में है सीएजी की रिपोर्ट। अब इन लेखों जोखों से जो जांच करता है सीएजी, उसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाता है और ये रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को और संबंधित राज्यों के राज्यपाल को सौंपी जाती है। राष्ट्रपति ये कहाँ पर रखवाते हैं? ये रखवाते हैं संसद के समक्ष, और राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं। इसलिए रखवाई जाती है ये इसलिए रखवाई जाती है कि वहाँ पर जनता के प्रतिनिधियों के सामने उसका जो जनता का टैक्स कलेक्शन है, जनता का पैसा है, उसका का पूरा ब्यौरा दिखाया जा सके, इस पर चर्चा हो सके कि सरकार ने जनता के टैक्स में कोई कोताही नहीं बरती है और उसका मितव्ययता से पालन किया है। और सीएजी सीधे जनता के प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाता है। तो ये है अनुच्छेद 151 में। इसके अलावा है अनुच्छेद 279। तो सीएजी किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय का पता लगाने और उसे प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार है कि कितना टैक्स कलेक्शन वगैरह हो रहा है, वो सारी चीज़ें प्रमाणित कौन करता है? सीएजी करता है। जो उसको कलेक्शन में खर्चे हुए हैं उनको घटा करके शुद्ध आय, ठीक है, ये भी सीएजी का कार्य है। तो हमने क्या देख लिया? नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित एक अधिकार पत्र वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील के माध्यम से की जाती है। कार्यकाल 6 साल और 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी। वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान मिलता है 2.5 लाख रुपए, और वेतन में किसी भी प्रकार की कार्यकाल के दौरान कटौती नहीं की जाती है, और ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है। सेवानिवृत्ति के बाद वो कोई भी सरकार का अन्य पद धारण नहीं करेगा, कोई भी अन्य लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, दोबारा किसी भी पद पर वो नियुक्त नहीं होगा, किसी भी सरकारी पद पर। ये उसकी सेवानिवृत्ति के बाद क्या है? प्रावधान है। एक बार आप सीएजी बन गए, उसके बाद आप खाली हो, आप सीधे के सीधे रिटायर हो गए, अपने घर पे रहोगे, प्राइवेट काम है वो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया सीएजी से संबंधित कुछ उसके मोटा मोटी प्रावधान। अब हम देखते हैं कि सीएजी के मुख्य कार्य क्या हैं। तो सीएजी के कार्य है कि सरकार के खर्चों पर नजर रखना, भारत सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के खातों का लेखा परीक्षण करना, ऑडिट करना, भारत सरकार की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और पब्लिक अकाउंट लोक लेखा निधि है, तीनों के खर्चों का ऑडिट कौन करता है? सीएजी करता है। इसी प्रकार राज्य सरकारों की जो निधियां हैं उनका ऑडिट भी कौन करता है? सीएजी करता है। लोक उपक्रम हो गए, जैसे सरकारी कंपनी हो गई, सरकारी निकाय हो गए, भेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, इनका ऑडिट कौन करेगा? इनका ऑडिट भी सीएजी करेगा। कोई भी ऐसी कंपनी है जो सरकार से सहायता प्राप्त है, सरकार उसकी सहायता कर रही है, तो उसकी जांच भी सीएजी करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार उसको जो पैसा दे रही है उसके विकास के लिए वो सीधे के सीधे गबन किया जा रहा हो, उड़ाया जा रहा हो, या कई और प्रकार की गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो इसकी जांच भी सीएजी करता है। सरकार द्वारा वित्तीय प्राप्त निकायों का ऑडिट, जो बड़े बड़े विभाग हैं, रक्षा विभाग हो गया, रेल विभाग हो गया, इन विभागों के खर्चों की जांच भी कौन करता है? सीएजी करता है। कर राजस्व, जीएसटी, आयकर का ऑडिट करता है कि कुल कितना टैक्स कलेक्शन हुआ, इसको प्रमाणित कौन करता है? ये भी सीएजी करता है। ये सीएजी के मुख्य कार्य है। अब है कि सीएजी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं वो अपनाए गए हैं, ताकि वो जो सरकार है घोटाले करती है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, कोयला खदान घोटाला हुआ था, उनको उजागर करने में जरा सा भी हिचके नहीं, उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव दिखाई ना दे कार्यपालिका का। तो इसके लिए तो एक है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसी उसकी हटाने की प्रक्रिया है,
आसानी से उसको हटाया नहीं जा सकता है कि मंत्री परिषद है उसने राष्ट्रपति को सलाह दे दी और उसको हटा दिया गया, नहीं। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होगा अलग अलग, तभी राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। वेतन सेवा शर्तें संसद द्वारा निश्चित लेकिन कार्यकाल के दौरान कम नहीं की जा सकती है। वेतन भारत की संचित निधि पे भारित है। कार्यकाल की सुरक्षा है 6 वर्ष और 65 वर्ष से पूर्व उसको नहीं हटाया जा सकता। और पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है ताकि वो लोभ लालच से परे हो, उसे किसी प्रकार का लोभ नहीं हो, भय नहीं हो। इसी से सीएजी है वो दबाव से स्वतंत्र होकर अपने कार्य करता है और अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब है इसकी कुछ सीमाएं। नीति मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकता ये कि आपको ऐसे कार्य करना चाहिए, इस प्रकार से नीतियां बनाओ। सिर्फ लेखा परीक्षण करता है, ऑडिट करता है, सुधार लागू करना है, दंड देना है, जो और कुछ है वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। कुछ निकायों पर सीमित अधिकार है, सहकारी समितियां जैसे हो गई, सभी का कार्य इसको नहीं सौंपा गया है। जो मुख्य मुख्य बड़े बड़े विभाग हैं, बड़ी बड़ी निधियां हैं, उनका जांच सीएजी करता है। वर्तमान में इसका क्या महत्व है? घोटालों का पर्दाफाश किया जाता है, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला आदि हुए थे, उसमें सीएजी ने ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही जांच के अंदर जो किसी प्रकार की यहाँ पर क्या हो गया एम्बिग्यूटीज पाई गई थी। सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता की, जनता का पैसा है वो सही जगह लग रहा है। आरटीआई और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा। आरटीआई सूचना का अधिकार है, उसी सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये सूचना पहुंचाता है एक प्रकार से कि आपका खर्चा यहाँ पर लगा है। लोकपाल और सत्ता आयोग को सहयोग मिलता है। लोकपाल और सीवीसी हम आगे पढ़ेंगे। अब बड़े घोटाले में कौन कौन से घोटाले इसने उजागर किए थे एक बार वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला। इन्होंने बताया कि 2G लाइसेंसों को उचित नीलामी के बिना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, अब नीलामी है उसमें तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो नीलामी करते हैं तो रेट बढ़ते हैं, तो सरकार को ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें क्या किया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उनका आवंटन कर दिया गया, जिससे 1.76 लाख करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। तो ये घोटाला उजागर किया। कोयला खदान आवंटन घोटाला था, वो भी ऐसे कि कोयला ब्लॉकों का प्रतिस्पर्धी के बोली के बिना ही निजी कंपनियों को दे दिया गया, जिससे उनको 1.85 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ निजी कंपनियों को। सारा घोटाला बिहार वाला सबको पता ही है कि पशुपालन विभाग ने धोखाधड़ी से की गई निकासी का खुलासा किया, जो एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला था। तो ये 3 मामले हैं, इनके अलावा और भी छोटे मोटे मामले हैं जो उजागर होते रहते हैं। अभी ये वो समय समय पर जैसे ये कोरोना आया था तो कोरोना में जो खर्चे हुए थे उनकी रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी। तो सारी रिपोर्ट है वो प्रकाशित करता रहता है और उन पर एक विस्तृत अवलोकन है, उन पर विस्तृत चर्चा करने का मुद्दा है वो संसद और विधानमंडलों को देता है। सीएजी द्वारा 3 प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। एक है विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वित्त खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट। और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों पर लेखा रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये 3 को आप ऐसे कैसे याद रखना है, इनको ज़्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। विनियोग खातों पर, वित्त खातों पर और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर, ये 3 प्रकार की रिपोर्ट है वो सीएजी प्रकाशित कर मतलब प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को। अब हम थोड़ी तुलना करते हैं भारत के सीएजी की और ब्रिटेन के सीएजी की। ये काफ़ी बुक्स में मैंने पढ़ा है क्लास लगाने से पहले, तो वहाँ पर ये तुलना दी गई है लगभग सभी बुक्स में। तो 2 तुलना इसमें मेन से कि एक तो भारत का जो महालेखा परीक्षक है वो जांच करता है खर्चों की, खर्चे होने के बाद उस पर खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, जबकि ब्रिटेन का सीएजी है वो खर्चों पर नियंत्रण करता है और उसकी मंजूरी के बिना खर्चे नहीं किए जा सकते हैं। तो ब्रिटेन का सीएजी इसमें ज़्यादा ताकतवर है। भारत वाला सिर्फ खातों की जांच करता है, कार्योत्तर लेखा परीक्षा पोस्ट फैक्टो ऑडिट बोलते हैं वो करता है। दूसरा, भारत का सीएजी है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन ब्रिटेन का सीएजी है वो हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है वैसे वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसका सदस्य होता है, उसकी मंजूरी से ही सारे खर्चे किए जाते हैं। तो ये हो गई भारत के सीएजी और ब्रिटेन के सीएजी में तुलना। अब इसका हम थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं कि किस प्रकार से भूमिका है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसदीय कानूनों का संरक्षक है। यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के उन प्रमुख स्तंभों में से है जो सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के साथ देश के शासन की नींव को मजबूत करता है। यह संस्था यह सुनिश्चित करके लोकतंत्र को मजबूत करती है कि सरकार जनता के पैसे का उपयोग कुशलतापूर्वक करे, पारदर्शिता से करे और इच्छित उद्देश्यों के लिए करे। ये नहीं है कि कोई जनता गरीब है, भूखी मर रही है और देश है वो विज्ञान में ज़्यादा पैसे लगा रहा है। हम बोलते हैं कई बार, आप देखते भी होंगे जब बजट की घोषणा होती है तो अपना रक्षा बजट कितना होता है और वैज्ञानिक कार्यों के लिए कितना होता है और दूसरे जो हमारे देश के निचले स्तर के लोगों पर जो खर्च किया जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो इसलिए है कि हमारी प्राथमिकताएं तय की जाती है कि हमें अभी हाल फिलहाल में किस प्रकार के विकास कार्यों पर ज़्यादा खर्च करना है। यह केवल लेखा परीक्षक नहीं है बल्कि एक प्रहरी है जो करदाताओं के धन की रक्षा करता है और शासन में जवाबदेही को बढ़ावा देता है। जब रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे, राष्ट्रपति संसद के समक्ष उसको प्रस्तुत करेगा, तो विपक्ष के जो प्रतिनिधि हैं वो सवाल उठाते हैं उसके ऊपर कि आपने ये खर्चा इतना किया, इसमें ज़रूरत थी या नहीं थी। तो वो जवाबदेहिता है वो सुनिश्चित करता है। इसके लिए लोकतंत्र में जांच और संतुलन बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य संस्था है। तो ये है अपना सीएजी। अभी अपना सीएजी कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे वर्तमान सीएजी कौन है। ठीक है, ये कमेंट में बता देना। वीडियो बढ़िया लगे तो कमेंट में सुझाव दे देना, सब्सक्राइब मार देना। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग को देख लेंगे, नीति आयोग को देखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग को देखेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।